डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पाठ का नाम आप समझ गए होंगे। सिंधु नदी जो भारत से निकल कर के पाकिस्तान में होते हुए बहती है, उस नदी की घाटी वाले क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई थी, जिसका समय आज से लगभग 5000 वर्ष पहले माना जाता है, वहाँ पर खुदाई में हमें क्या क्या मिला है, किस प्रकार के अवशेष हैं और उनसे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, वो सारी बातें आज हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज के अंतर्गत ये पाठ लिखा है। तो हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही अवशेष पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी, मतलब अचानक से किसी दिन खोदते खोदते वहाँ पर वो शहर मिल गए। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर व अवशेष दबे हुए पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। ये सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जा सकें। अर्थात हो सकता है कि आगे भी खुदाई की जाए और नए शहर हमें मिल जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अम्बाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये सभ्यता कहाँ से फैली हुई थी? सिंधु नदी घाटी से लेकर के गंगा नदी घाटी तक फैली हुई थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं बल्कि उससे बहुत अधिक है। आज तक हम जो जान सकें उसका बहुत महत्व है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुँचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता बड़े ही विकसित रूप में मिली थी। घर बड़े व्यवस्थित बने हुए थे, घरों के डिज़ाइन बड़े अच्छे थे, नालियाँ बनी हुई थी। ये सब जानकारी हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पर किसी धर्म विशेष का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं है, अर्थात किसी एक धर्म की बहुत अधिक यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट है कि ये भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। बाद में जो सांस्कृतिक युग आए उनकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। अर्थात ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध था। कुछ दृष्टियों ये फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र पुरानी सभ्यता में, मिस्र जो है मिस्र देश, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, मेसोपोटामिया ईरान को बोलते हैं, फारस जो है फ्रांस वाले इलाकों को। कुछ दृष्टियों से ये सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, मतलब कुछ मामलों में थी उनसे भी बहुत अच्छी थी। ये एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्थात व्यापारी लोग यहाँ ज़्यादा रहते थे। सड़कों पर दुकानों की कतारें अर्थात पंक्तियाँ थी और दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के से कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पहले और वर्तमान भारत में कई सारे ऐसे दौर हैं जो एक के बाद एक गुजरे होंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार वर्ष पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। ये देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की भी याद दिलाता है। अर्थात वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उनको देख करके लगता है कि हाँ, बहुत सी चीज़ें हम लोग आज भी वैसे ही प्रयोग में लेते हैं। देखिएगा आगे इनके बारे में जिक्र आएगा, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ। ये है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। स्नानागार मतलब क्या होता है भाई? एक नहाने के लिए जगह है, नहाने के लिए कुंड है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो है नहाने के पानी के भरने का कुंड, और ये इसके दोनों तरफ देखिए, ये इधर और ये इधर बाथरूम अलग से और बनाए हुए हैं।
जिनमें भी नहाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में आगे जिक्र आएगा तब हम और बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे यहाँ, यस, ये बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में अर्थात प्रातःकाल में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। अर्थात इस सभ्यता को देख करके लगता है कि भारत ने ये सब चीज़ें बहुत पहले ही सीख ली होंगी। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया है बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। हमाम किसे कहते हैं भाई? बाथरूम को कहते हैं। नालियाँ आप जानते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब भारत में पहले से ही विकसित था। आगे चलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में आगे क्या कह रहे हैं? आर्यों का आना। आर्य क्या है भाई? आर्य जाति के लोग जो थे वो भारत में विदेश से आए थे, भारत के मूल निवासी वो नहीं थे। तो देखते हैं आर्य लोग कहाँ से आए और ये कौन थे, इन्होंने क्या किया है, एक एक करके जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे इसका हमें अब भी पता नहीं है। ये संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएँ दक्षिणी भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और संस्कृति की अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये लोग दक्षिण भारत से आए थे भाई, हैं उनमें समानता है, ऐसा कहते हैं। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं कि शायद वो दक्षिणी भारत से आए होंगे या फिर किसी और क्षेत्र से, लेकिन शायद वो होंगे तो भारत के ही। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती है, और ये बात सही भी है। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक से अंत कैसे हो गया। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गाँवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। तो दो कारण यहाँ बताए लेखक ने। एक तो ये हो सकता है कि सिंधु में बाढ़ आई, उससे सब लोग बह गए हों, डब गए हों, या फिर हो सकता है वहाँ मौसम के बदलाव की वजह से रेगिस्तान हो गया हो, बारिश होनी बंद हो गई और धीरे धीरे सब तरफ रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई है, अर्थात उसको खुदाई में देखने पर मिला है कि एक के बाद एक बालू मिट्टी की परतें उस पर जमती चली गई हैं, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई का मकान बनाने पड़े। अर्थात पुराने मकान के ऊपर चबूतरा बनाया और उसके ऊपर फिर से एक और मकान बना दिया। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारों की ऊंचाई भी उठाई गई, अर्थात बढ़ाई गई। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वो ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ थी भाई, 5 नदियाँ, तो बहुत ही उपजाऊ था। इसलिए मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहने सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर ही पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि ये सभ्यता गंगा घाटी तक संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत यानी आंकड़े, डाटा, डिटेल्स नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, अर्थात उसी बालू रेत की वजह से ये शहर जो 5000 वर्ष पुराने वो भी अभी भी सुरक्षित रहे और खुदाई में ज्यों के त्यों ही निकल गए। जबकि दूसरे शहरों और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड भी हो गए। भैया दूसरी सभ्यताएं जो थी वो तो नष्ट हो गई, उनके प्रमाण भी नष्ट हो गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शायद इसीलिए बची रह गई क्योंकि वो बालू में दबी हुई थी और बालू ने उसको बचा लिया। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही ये इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि बीच बीच में शायद वहाँ पर कोई ना रहा हो। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी, अर्थात बाद में जो लोग वहाँ बसे वो अन्य प्रकार के होंगे। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, यानी कि लोग कृषि ज़्यादा करते होंगे, खेती गो की। हालांकि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती और पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे। खेती किसने जोर दिया होगा? खेती पर आर्यों ने, जो नए आए थे। नवागंतुक मतलब जो बाहर से नए आए हुए हों और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए होंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके से यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में ये लोग आए हुए होंगे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ है।
आर्य कब आए? सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष के बाद। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा और पश्चिमोत्तर दिशा से, पश्चिमोत्तर मतलब उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही और भारत में जज्ब होती रही। जज्ब होना मतलब शामिल हो जाना, मिल जाना, खो जाना। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच में जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। तो आर्य जाति के लोग तो बाहर से आए और द्रविड़ जाति के लोग भारत के मूल निवासी थे। आगे देखिएगा, इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई देते हैं। अर्थात भारत में द्रविड़ जातियों की सभ्यता और संस्कृति दिखाई देती है, साथ ही साथ में बाद में आर्य लोग आकर के मिल गए तो आर्य लोगों की सभ्यता और संस्कृति भी भारत देश में दिखाई देती है। सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिल करके वो लोग रह गए, अर्थात वो भारत के ही बन करके रह गए। तो इस प्रकार आर्य लोग भारत में आए। आगे हम देखते हैं प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। अर्थात अभिलेख मतलब पुराने लिखे गए ग्रंथ आदि, धर्म ग्रंथ वेद पुराण आदि, ऐसा हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास में भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो हम क्या सोचते थे कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, खाली वेद लिखे हुए हैं बस। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता मिली तो हमें पता लगा ओ हमारे पास तो बहुत कुछ है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहे हैं, अर्थात वैदिक युग कब रहा होगा, उसका समय क्या रहा होगा, इस बारे में लोगों में मतभेद है, लोगों में अलग अलग विचार हैं, सब एक समय एक मत नहीं है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान बहुत पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, मतलब ईसा के जन्म के 1500 वर्ष पहले। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, क्योंकि भाई 5000 वर्ष पुरानी तो हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता ही है, तो वेद तो उससे भी पहले थे, तो ये उससे भी पुराने होंगे। वस्तुतः ये हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। कौन? वेद। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। किसको? वेदों को। वेदों को मैक्स मुलर नामक एक विद्वान ने आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि का प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया, मतलब उनको बढ़ाया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है, मतलब दोनों में समानता है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। अवेस्ता ईरान में लिखे गए धर्म ग्रंथ है। तो वेदों के बारे में जानते हैं हम लोग, लेकिन प्यारे बच्चों सच्चाई ये है कि वेद जो है वो अवेस्ता से भी बहुत अधिक पुराने हैं। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं, अर्थात ये प्रकाशित किए गए होंगे। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। अर्थात उन वेदों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि प्रारंभिक दिनों में मनुष्य किस प्रकार से अपना मस्तिष्क काम में लेता था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किस प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। आगे देखिएगा, पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद जो है वो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा लिखी गई सबसे पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। मानव क्या क्या सोचता था, उसके मन में क्या क्या बातें आती थी, वो उसके सारे उद्गार, उसके सारे विचार हमें इस वेद में मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है, अर्थात इस वेद में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं वो सब कुछ काव्य के रूप में, कविताओं के रूप में है। और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। हर्षोन्माद मतलब हर्ष और उन्माद। हर्ष मतलब खुशी या प्रसन्नता, उन्माद मतलब मादकता। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड भी मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संकल्प संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। अर्थात जब हमारे देश में सभ्यता का उषा काल था, उषा काल मतलब प्रातः काल, यानी हमारे देश में सभ्यता शुरू ही हो रही थी, उसी समय में जब लोगों को वेद पढ़ने को मिले तो उन लोगों का मस्तिष्क, उनका मन बहुत ही ज़्यादा संपन्न हो गया। संपन्न मतलब जिसमें ढेर सारी जानकारी हो। जीवन में छुपे उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में
देवत्व का आरोप किया, अर्थात उनकी आस्था थी और इसी आस्था की वजह से उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक तत्व में, चाहे वो पेड़ पौधे हों, नदियाँ हों, पानी हो, मिट्टी हो, सभी में उन्होंने देवत्व यानी देवताओं का आरोप कर दिया। इसीलिए हम लोग हर एक वस्तु को देवता का अवतार या माता या पिता के रूप में, जैसे हम लोग नदियों को माँ के रूप में मानते हैं, इस प्रकार से। पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था, अर्थात ये लोग खुशी देते थे। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं, अर्थात जिनको दूसरे लोक की ज़्यादा चिंता रहती है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागी लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है, अर्थात गुलाम देश के लोग भी यही सोचते हैं कि ये लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं तो इन्हें इसका फल दूसरे लोक में जाने पर मिलेगा। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अर्थात मनुष्य के जीवन में दो धाराएं मानी जाती हैं, एक जीवन को स्वीकार करता है कि जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, और दूसरा जिंदगी से बचकर निकल जाता है, अर्थात उस मुश्किलों का सामना नहीं करता है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पर, अर्थात कभी एक को ज़्यादा मानने वाले होते हैं, कभी दूसरे को ज़्यादा मानने वाले होते हैं। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है, अर्थात वेदों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये संसार निरर्थक है। इस संसार में तो बल्कि आना चाहिए और अपने कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सदकर्म करने चाहिए। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, अर्थात खुशियाँ आई, अच्छा दौर आया, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया है, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया है। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच, सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। आगे देखिए, कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती है। अर्थात यदि ये संस्कृति जो पारलौकिकतावादी है, अर्थात जो ये मानती है कि ये लोग तो बेकार है और दूसरा लोक, परलोक, स्वर्गलोक, वो ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति ज़्यादा लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। तो भारतीय संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। उनको लगता था कि ये संसार भी बड़ा ही सार्थक है और यहाँ से चले जाने पर दूसरा लोक भी बहुत सार्थक है, और इसीलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति लंबे समय तक बनी रही। भारतीय संस्कृति की निरंतरता, ये जो बिंदु है, यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।